कर दिया। ओके, तो जो बात मैं कर रहा था आप लोगों से, दैट इज आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बेसिस ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, लास्ट क्लास बेसिक में बात किया था। बेसिक का जो क्लास चल रहा हुआ है उसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बात कर रहे थे। आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बात करना है, बट आज एक स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बात करना है जो एकदम न्यूली इंडिया में फॉर्म हुआ है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बोलने से पहले मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंट्स का बेसिस क्या है, बहुत ही वाइटल पॉइंट है। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल के लिए बहुत वाइटल है कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। वो मैं आज बताऊंगा आपको कि कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, ये जो कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में काम करते हैं हम लोग, जब अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज वगैरह क्रिएट करते हैं तो इसमें जब भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं स्पेशली, उसमें कैश बेसिस मेंटेन करें या एक्रूअल बेसिस में मेंटेन करें। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा एकदम सिंप्लीफाई करके बताऊं तो कुछ बात ऐसा कर सकता हूँ कि मतलब आपको पैसा मिलता है, आप संगे संग अकाउंट्स में एंट्री करते हो, या फिर आपने आपका प्रोडक्ट सेल कर दिया, ठीक है, लेकिन आप अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया लेकिन पेमेंट अभी तक आपको मिला नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको बाय सेल करके लिख के रखते हो, टू सेल्स करके लिख के रखते हो। ठीक है, तो ये जो, या तो आपको संगे संग कैश मिलता है तभी आप एंट्री करते हो कि जब तक हमारे पास पैसा नहीं आता है तब तक हम अकाउंट्स में एंट्री नहीं करेंगे, और एक होता है कि जब भी मेरा सेल हो जाता है चाहे पैसा मिले ना मिले हम अकाउंट्स में एंट्री कर देते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जैसे मानो कि मेरा खर्चा हुआ है तो ही मैं अकाउंट्स में एंट्री करूंगा कि मेरा एक खर्चा हुआ है। सर आप लोग देखे होंगे कि आप लोग किसी को भी देखे होंगे, प्रगति मुझे थोड़ा हेल्प करना कि अकाउंट्स मेंटेन करते हुए नॉर्मल, मतलब एकदम नॉर्मल, चाहे चाहे वो अकाउंटेंट के हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन करता हो या फिर एक नॉर्मल अपना एक खाता होता है, जो नॉर्मल छोटा मोटा दुकानदार होता है ना, स्मॉल बिजनेसमैन, जो हम लोग अपने सराउंडिंग में ज्यादा देख सकते हैं या देख पाते हैं, उनके पास एक खाता होता है ना, एक बही खाता। प्लीज मुझे हेल्प करना थोड़ा, है ना। तो देखना कुछ दुकानदार ऐसा होता है जो दुकान में सामान, मतलब दुकान में अकाउंट्स, उनका जो अकाउंट्स का कॉपी है, उस अकाउंट्स की कॉपी में वो तभी एंट्री करता है, तभी एंट्री करता है जब उनके उनके पास पैसा आता है या उनसे किसी को पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी लोग आपको दिखेगा, और कुछ ऐसा भी लोग आपको दिखेगा जो ये भी लिख के रखता है कि पैसा मिलने वाला है उसका भी एंट्री करके रखता है, या फिर खर्चा करना पड़ेगा उसका भी एंट्री करके रखता है। तो ये जो एक्सपेंस या खर्चा करना पड़ेगा या इनकम होगा, ठीक है, इनकम होगा, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन मैंने सेल कर दिया, तो ये जो कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ मैं, दो पहलू में बात कर रहा हूँ, मतलब सिक्का का दो पहलू है यहाँ पर। एक है जब जब मुझे पैसा मिले, जब जब मेरा इनकम हो तब एंट्री करे, या जब मेरा खर्चा हो रियल में तब एंट्री करे। और एक दूसरा पहलू है कि जब मेरा इनकम हो सकता है या जब मेरा खर्चा हो सकता है, तो प्रोबेबल मैटर पे जब होता है उसको एक्रूअल बेसिस कहते हैं। तो ये जो मैटर है ना, तो ये अकाउंट्स को मेंटेन करने का ये गजब तरीका है। ठीक है, तो चलो ये गजब तरीका को एकदम डिटेल्स में प्रैक्टिकली देखते हैं और थियोरेटिकली भी देखते हैं। आई होप आपको अभी समझ में आ जाएगा, मे भी मेरे स्टोरी से भी ज्यादा क्लियर होगा। तो चलो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली में हम लोग दोनों मैटर से समझेंगे मैटर को, तो चिंता का एकदम कोई बात नहीं है। बस आप लोग ध्यान से सुनना और देखना कि क्या बात चल रहा है। क्या आप लोगों को स्क्रीन शेयर हुआ है, मुझे इतना बता दीजिएगा। स्निग्धा स्क्रीन शेयर হয়েছে? यस सर। ओके, स्निग्धा सबको ही देखो एक बार कि मैंने यहाँ पर बता रहा कि एक्रूअल अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस अकाउंटिंग। अगर मैं ओवरऑल चैप्टर का नाम बताऊँ तो इसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये एकदम बेसिक ऑफ अकाउंट्स का एकदम मैटर है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंट्स का बेस क्या है, अकाउंट्स का बेस क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यही है चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम, जो भी आप समझो, आपको जो ठीक लगे।
टॉपिक इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में किसी को कुछ पूछना है क्या? निशान कुछ पूछना चाहते हो क्या? नहीं नहीं। ओके ठीक है, म्यूट रखो फिर। जब पूछना होगा तब अनम्यूट करके पूछना है, या फिर मैं ही पूछ लूंगा, डोंट वरी, थोड़ा वेट करो। ओके। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक होता है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और एक होता है कैश कॉन्सेप्ट। अब क्या है ये दोनों कॉन्सेप्ट, यही तो आज का विषय है, जिसमें मैं पहले बात करूंगा आप लोगों से कि दिस इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग मेंटेन करने के पीछे का बेस क्या है। तो चलो, तो सबसे पहले आप देखो एक्रूअल वर्सेस कैश बेसिस अकाउंटिंग, डिफरेंस क्या है। एक्रूअल अकाउंटिंग वर्सेस कैश बेसिस अकाउंटिंग, द मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्रूअल एंड कैश बेसिस। सबसे पहले एक लैंग्वेज में भी आप लोगों को खटका सकता है कि सर एक्रूअल का मतलब क्या है। सर एक्रूअल का अगर मैं कर तो आपको एक मतलब लेमैन के लैंग्वेज में बताओ ना, तो एकदम सिंपल, आप लोग नॉर्मली हम लोग हर कोई यूज करते हैं ये वर्ड ड्यू। ये वर्ड आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने हो? ये ड्यू वर्ड सुने हो ना? हेलो, है ना? तो ड्यू मतलब पैसा मेरा बाकी है, ठीक है, या तो किसी से मिलना बाकी है या तो किसी को देना बाकी है। am I राइट और रॉन्ग? या तो ड्यू दोनों कॉन्सेप्ट में हो सकता है ना, या तो आपको किसी को पेमेंट करना बाकी है, ठीक है, या तो आपको किसी से इनकम होगा वो बाकी है, कुछ तो बाकी है। ड्यू का मतलब दोनों कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? यू हैव टू पे, मतलब यू हैव टू पे मतलब आपको किसी को पे करना पड़ेगा, इसको भी हम लोग ड्यू बोल सकते हैं। एंड you will get payment, you will get payment from someone, मतलब आपको पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, रिसीवेबल एंड पेएबल। रिसीवेबल इसके अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं रिसीवेबल, और इसको कहते हैं पेएबल, मतलब पे करना है या फिर रिसीव करना है। तो दोनों कॉन्सेप्ट ड्यू बेसिस है, लेकिन यही ड्यू कॉन्सेप्ट को अकाउंटेंसी में हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? प्यार से कहते हैं एक्रूड या एक्रूअल, ठीक है, एक्रूड या एक्रूअल। तो देखो accrual basis, so the main difference between the accrual and cash basis accounting lies in the timing of when the revenue and expense are recognized, कि कब कब हम लोग अपना रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन सेल करता है तो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। सर एक आपको ना, एक सबसे पहले ना मैं आपको ना एक इनकम स्टेटमेंट सिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको ना मजा आ जाएगा। चलो एक बार ना आप लोग मेरे साथ साथ इनकम स्टेटमेंट देखो, फिर आप लोग ना ये बिजनेस का जो भी बातें चल रहा है ना, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग देखना। लेकिन पहले ना आप लोगों को मैं थोड़ा इनकम स्टेटमेंट बताने वाला हूँ। लिख सकते हो आप लोग, अपना कॉपी निकाल के लिखो। ये एक स्पेशल पॉइंट्स है जो आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को काफी एनहांस करेगा। लिखना प्लीज, कॉपी पेन रेडी रखो और प्लीज लिखो। क्या रेडी किया आप लोगों ने कॉपी पेन? हेलो, कॉपी पेन रेडी हुआ स्निग्धा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो एक सिंपल मैटर लिखो तो, इनकम स्टेटमेंट। ये नॉर्मली मैं फाइनेंस में समझाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये सबको पता होना चाहिए, एकदम बेसिक फाइनेंस ज्ञान है ये। इनकम स्टेटमेंट, कि किसी भी बिजनेसमैन का इनकम स्टेटमेंट बनने का पहला स्टेज क्या होगा? कॉमन सेंस में जवाब देना मुझे। किसी भी बिजनेसमैन का इनकम होने का पहला पड़ाव या पहला स्टेज क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इनकम? कोई भी मुझे बता सकते हो? प्लीज कॉमन सेंस में जवाब देना, हो जाना चाहिए। एनीवन? कोई तो बताओ।
नहीं होगा सर। सर इनकम करने का सबसे पहला स्टेज होता है सेल करना। सर बिजनेसमैन, आप अपने आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचो तो आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बिजनेसमैन का ही तो अकाउंट्स होता है। अकाउंट्स किसका होता है? जो बिजनेस करता है उसी का अकाउंट्स होता है। हम लोग पर्सनल लेवल में अकाउंट्स बनाते हैं क्या? क्या आप डेली लेवल में आपका पर्सनल लाइफ का अकाउंट्स मेंटेन करते हो कि मैं सुबह यहाँ उठा, सुबह उठ के मैंने ब्रश किया, मेरा ब्रश का इतना कॉस्ट लगा था, मैंने पेस्ट इतने का खर्चा किया था, मैंने चाय इतना रुपए का पिया था, मैंने नाश्ता इतने रुपए का लिया था, मैंने लंच इतने का लिया था, मैंने स्कूल जाने के टाइम पे इतने का भाड़ा बस का फेयर दिया था, फिर स्कूल से वापस आते वक्त मैंने दोस्तों के साथ थोड़ा खाना पीना किया, फिर दोस्तों के साथ खाने के बाद मैंने ट्यूशंस के लिए गया, फिर ट्यूशंस के लिए मैंने इतना खर्चा किया, फिर ट्यूशन से जब वापस आ रहा था तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा फुचका या पानी पूरी लिया, या फिर उसके बाद आप ऐसे सोचते हो कि जब मैं रात को सोने जा रहा था तो गुड नाइट जलाया और गुड नाइट का इतना कॉस्ट लग गया। क्या हम लोग पर्सनल लेवल में इनकम स्टेटमेंट या खर्चा का स्टेटमेंट कैलकुलेट करते हैं? प्लीज टेल मी, क्या पर्सनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं? यस और नो, प्लीज इतना तो बता दो। नो, हम लोग पर्सनल अकाउंट्स बिल्ड नहीं करते नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली कोई नहीं करता। अगर कोई होगा पागल तो कर सकता है कि अपना हर एक चीज का हिसाब रखता है कि मैंने रात को 10 बजे सोया और 5 बजे उठा तो मेरा गुड नाइट का कॉस्ट इतना है। ठीक है, गुड नाइट का कॉस्ट भी हिसाब रखता है। ऐसा बंदा अगर मिल जाए तो सच में उनको देखने लायक होगा। लेकिन मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, लेकिन बिजनेसमैन को ना ये हर एक चीज का हिसाब रखना पड़ता है, बिकॉज वो उसका पर्सनल नहीं है। बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। आपको मैं थ्योरेटिकल क्लास में बताया था, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं प्रोवाइड करूंगा बाद में। ठीक है, कि बिजनेस जो होता है ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। बिजनेस का खर्चा अलग और जो बिजनेस बनाते हैं उनका कॉन्सेप्ट अलग, दोनों अलग है। जो बिजनेस को बनाया वो अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, बिकॉज बिजनेस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, तो बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेस का खर्चा में, बिजनेस का जब इनकम स्टेटमेंट क्रिएट किया जाता है तो सबसे पहले क्या आता है? सेल्स आता है। सबसे पहले सेल्स आता है। क्या प्रगति सेल्स आता है कि नहीं आता? बिना सेल करके बिजनेस में, बिना सेल करके बिजनेस में क्या इनकम करोगे बताओ? पहला स्टेज तो सेल का है। फिर सेल से बिजनेस को क्या करना पड़ता है? बिजनेस से सेल से ना डेली का जो कॉस्ट है, जिसको हम लोग ना प्यार से क्या कहते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में, कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वीसी। आप वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब, जैसे मानो कि आप लोग मानो कि अपने आप को ना एक टैक्सी या कैब का ओनर मानो। मानोगे क्या 2 मिनट के लिए? सपोज यू आर अ ओनर ऑफ ए कैब। ठीक है, आप किसी कैब का ओनर हो। ये लिखने का जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूं। कैब के ओनर होने के नाते आपका कैब सुबह से कितना ट्रिप लगा रहे हैं, सपोज आपका कैब जो है उसका टोटल दाम तो होगा ना, एक मानो कि जैसे कोलकाता में सबसे ज्यादा जो चलता है मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैंने जितना देखा स्विफ्ट डिजायर जो है ना, ये गाड़ी ज्यादा चलता है ओला उबेर में। ठीक है, बड़ा गाड़ी में थोड़ा सा स्विफ्ट डिजायर, मारुति स्विफ्ट डिजायर जो है, मानो कि ये कार आपका है, कितना दाम है मारुति स्विफ्ट डिजायर का? किसी को आइडिया है? हार्डली 6 से 7 लाख होगा आई थिंक, मे बी मैक्सिमम दाम हो सकता है। तो मारुति स्विफ्ट डिजायर का कॉस्ट है 6 से 7 लाख। लेकिन आप जब अपना आपका जो कैब है, मतलब ओला व उबेर में जो चलता है, सर आपको आइडिया है ना ओला उबेर क्या है? जो कैब कंपनीज है जो इंडिया में अभी काफी ज्यादा चल रहा है, तो ये ओला उबेर का जो कैब कंपनी का जो आप कैब कंपनी का ओनर नहीं हो, आप कैब का ओनर हो। आपका मारुति स्विफ्ट डिजायर सारा दिन में कितना ट्रिप लेता है, तो वही आपका इनकम है, दैट इज योर सेल्स। मतलब सपोज आप सारा दिन 15 ट्रिप्स मारते हो। ट्रिप मतलब समझते हो ना, कि कितना आपका कॉल आया है और उसके बाद आप कितना लोगों को कंप्लीट ट्रिप दिए हो उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए। तो सपोज एक मारुति स्विफ्ट डिजायर ने 15 ट्रिप दिया, तो वो उसका क्या हो जाएगा? टोटल सेल हो जाएगा कि अगर 15 ट्रिप में उनको, जैसे फॉर एग्जांपल 15 ट्रिप्स में टोटल 15 ट्रिप में, पर ट्रिप में अगर 200 करके मिलता है तो टोटल सेल्स हो जाएगा 15 इंटू 200 कितना हो जाता है? 3000। मैं बोल सकता हूँ कि पर एक एक ट्रिप में अगर 200 एवरेज करके उनको मिल रहा है तो टोटल सारा दिन में उसने 3000 का सेल किया। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? ओके, मुझे प्लीज बताना कि इसका
सिर्फ इनकम ही हुआ होगा क्या, सेल ही हुआ होगा, कॉस्ट खर्चा कुछ नहीं हुआ होगा। कैब ओनर के नाते कॉमन सेंस लगाओ ना प्लीज, कि एज ए कैब ओनर क्या आपको ट्रिप मिला, आपने इनकम किया, ठीक है, आपको ट्रिप मिला, आपने इनकम किया, आपने सारा दिन में 15 ट्रिप किया, दैट मीन्स आप 15 टाइम्स का कॉल बुक हुआ आपके उबेर के अकाउंट में या ओला के अकाउंट में, और आप 15 बार आप किसी ना किसी को डेस्टिनेशन में छोड़ा। मैंने यहाँ मान के चला कि आप 15 बार 200 रुपया करके ट्रिप मारे, तो आपका टोटल सेल हो गया 3000 का। मैं पूछ रहा हूँ कि आपका खर्चा क्या हुआ। सर पेट्रोल। थैंक यू सर, यही तो पूछ रहा हूँ, पेट्रोल का कॉस्ट, आपका पेट्रोल का कॉस्ट हुआ ना। तो से फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूँ कि आपका 50% का पेट्रोल कॉस्ट तो लग ही जाएगा, तो आप 1500 का 50 मतलब 1500 का पेट्रोल कॉस्ट लग गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। क्यों वेरिएबल सर, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि रोज मेरा पेट्रोल का खर्चा सेम होगा, क्या रोज मेरा ट्रिप 15 ही रहेगा, या रोज मैं सेम किलोमीटर दौड़ूंगा, मतलब मेरा ट्रिप भी चेंज होगा तो उसके साथ साथ मेरा कॉस्ट भी तो चेंज होगा। कार का कॉस्ट चेंज नहीं होता, इसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। अगर मैंने 6 से 7 लाख से गाड़ी को खरीदा, तो ये 6 से 7 लाख का जो कॉस्ट है ये मेरा फिक्स कॉस्ट है। लेकिन ये डेली मेरा गाड़ी क्या सेम रन करेगा, सेम किलोमीटर रन करेगा, तो मेरा सेम पेट्रोल का कॉस्ट आएगा डेली। इज इट पॉसिबल, या पेट्रोल का कॉस्ट वैरी कर सकता है? सर वैरी कर सकता है। स्निग्धा बुझते बात चीज, स्निग्धा हाँ सर। पेट्रोल का कॉस्ट मेरा वैरी कर सकता है। दैट मीन्स कि अगर पेट्रोल का कॉस्ट वैरी करेगा तो उसको मैं क्या कहूंगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको क्या करना होता है कि आपका जो टोटल सेल्स है पर डे का, उसको आप माइनस कर दो पर डे वेरिएबल कॉस्ट से। तो 3000 से 1500 लेस करोगे तो आपको 1500 का मिलेगा। इसको ना प्रॉफिट नहीं कहते, इसको कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मतलब आपको मैं एक सिनेरियो क्रिएट करके दिया कि सपोज आप एक ओला या उबेर का ओनर हो, ठीक है, सपोज आप एक ओला उबेर का ओनर हो, चलो उबेर का गाड़ी देख लो तो मे भी थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो उबेर, ये देखो उबेर का कैब का आप ओनर हो, ओला उबेर का, ये मानो कि ये कैब का ओनर हो आप, ये देखो आप अपने गाड़ी में बैठे हो, ठीक है। तो यही वाला जो कार आपके सामने आप दिख रहे हो, इस कार को आपने 3000 रुपया का ट्रिप दिया एक दिन में, लेकिन आपका 1500 का पेट्रोल का कॉस्ट आ गया, तो 1500 हो गया आपका डेली का कंट्रीब्यूशन, उसको प्रॉफिट नहीं कहते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको आगे बताता हूँ कि एक्चुअल में बिजनेस में इनकम स्टेटमेंट कैसे फॉर्म होता है, फिर आपको समझ में आएगा कि अकाउंटेंसी में हम लोग बेसिस को कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, आपको धीरे धीरे सब समझ आएगा, अभी बस कहानी शुरू हुआ है, कहानी को खत्म करने दीजिएगा, फिर आप लोग अपना कंक्लूजन लीजिएगा। ओके यस, तो मैं जिस पर्टिकुलर मैटर पे बात कर रहा था दैट इज दिस वन। इसका ये जो मैंने अभी आपको बताया ओला उबेर का कहानी, ये इज द मेन नॉट द मेन थिंग। मेन थिंग यही था कि मैंने आपको ओला उबेर का कहानी इसलिए बताया ताकि मैं आपको वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का मतलब समझा पाऊँ, इसीलिए मैंने आपको दिखाया। आपके मन में मैंने आई होप कि कॉन्सेप्ट बिठा दिया। अब आगे चर्चा करेंगे कि पूरा इनकम स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है। याद रखने का जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करो, बिकॉज याद रखने के लिए आप सब समय जैसे आप बड़े होते जाओगे आपको ये सब कॉन्सेप्ट आगे पढ़ना पड़ेगा। सेल से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो तो जो भी खर्चा आपका बचता है दैट इज आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब आप उबर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया, तो इसको क्या कहोगे, कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब आप इस तरह से कह सकते हो कि इट्स अ डे टू डे टाइप ऑफ प्रॉफिट, इट्स अ डे टू डे प्रॉफिट। तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, फिर यहाँ से लेस करना चाहिए फिक्स कॉस्ट को, यहाँ से लेस करना चाहिए फिक्स कॉस्ट को, फिर आपको जो मिलता है ना उसको कहते हैं ईबीआईटी। क्या कहते हैं, ईबीआईटी। प्लीज एक बार लिख लो, आगे आगे समझाऊंगा, ये आपको काफी जगह पे मुझे समझाना है, बिजनेस स्टडीज में समझाना है, देयर आर लॉट्स ऑफ एरिया जहां मुझे आपको ये सब मैटर समझाना है, ठीक है। तो फिक्स कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, उससे क्या मिला, ईबीआईटी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और अर्निंग बिफोर मतलब अभी तक आपने ना टैक्स नहीं दिया, अगर आपका बिजनेस का लोन है तो उसका इंटरेस्ट नहीं भरा, ठीक है, उसके पहले का प्रॉफिट है। फिर आप सबसे पहले क्या भरोगे जानते हो, सबसे पहले आप भरोगे इंटरेस्ट।
जो लोन वगैरह आपका है उसका इंटरेस्ट आप सबसे पहले देते हो बिजनेस में, एंड आफ्टर दैट आपको जो मिलता है उसको कहते हैं ईबीटी। क्या कहते हैं? ईबीटी, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट चला गया तो बड़ा रहता है अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीटी से सबसे पहले आपको देना चाहिए टैक्स, ठीक है? तो जो आपका बचेगा उसको आप कहोगे पैट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब टैक्स देने का मतलब टैक्स किसको दोगे? सरकार को दोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोगे, ठीक है? तो आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया तो आपको क्या बचा है? पैट बचा है। फिर ये जो पैट है इससे हमको देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले। ये सब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ठीक है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर कुछ है तो उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देना है? प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, उनको प्रॉफिट का पार्ट देना है, ठीक है? ये सब समझाऊंगा धीरे धीरे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। फिर पैट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का पार्ट देने के बाद आपके पास जो पड़ा रहता है उसको हम क्या कहेंगे? अर्निंग फॉर इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी, दैट मीन्स आप इक्विटी शेयर होल्डर का खर्चा, मतलब जो कंपनी का ट्रू ओनर है, मतलब जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी को बनाया, उनका अर्निंग है। कंपनी का जितना शेयर होगा, नंबर ऑफ शेयर से अगर हम उसको डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाएगा कि कंपनी में जितना लोग है उनको कितना पर शेयर का अर्निंग कितना मिल रहा है। तो दिस इज अ बेसिक इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, ठीक है? एक कंपनी लेवल में उनको क्या होता है, अगर एक सोल प्रोप्राइटर लेवल भी होगा ना तो वहां पर भी बात कुछ ऐसा ही बनता है। मतलब सोल प्रोप्राइटर मतलब यू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल बिजनेस। सबसे पहले सेल होता है, फिर सेल से वेरिएबल कॉस्ट को हटाया जाता है, फिर हमें जो बचता है दैट इज द कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से हमें फिक्स कॉस्ट हटाना चाहिए, जो मेरा फिक्स कॉस्ट है, लेकिन फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली नहीं हटाया जाता, डिप्रिसिएशन करके हटाया जाता है। सपोज यहाँ पर आपने एक उबेर का कैब लिया था, तो उबेर का कैब का टोटल दाम है 6 लाख या 7 लाख का, लेकिन उस गाड़ी का पर ईयर डिप्रिसिएशन है 10% का, तो अब पर ईयर का डिप्रिसिएशन को लेस करोगे, एक बार में 7 लाख लेस नहीं करोगे, ठीक है? यही सब चीज आपको धीरे धीरे अकाउंट्स में समझ में आएगा कि क्या क्या करना होता है अकाउंटेंसी में, ठीक है? इसी का मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट हटा दिया, दैट इज डिप्रिसिएशन के तौर पे हटा दिया। मतलब 7 लाख का गाड़ी है तो 10% का हार्डली डिप्रिसिएशन अगर एनुअली चार्ज होता है तो आप बस डिप्रिसिएशन हटा दो अपने एसेट से। फिर आपको बचता है ईवीआईटी, वहां से आपका ना जो लोन है, लोन का इंटरेस्ट चुकता कर दो। फिर आपको बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर वहां से आप टैक्स दे दो, तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ा, तो टैक्स देने के बाद आपको बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जो आपने सरकार को देने के बाद आपके पास पड़ा हुआ है। फिर जो लोग आपकी कंपनी में शेयर लिया है उनको आप डिविडेंड दे दो, तो जैसे कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, तो फिर जो बचेगा वो रहेगा कंपनी का जो ट्रू ओनर है, जिसको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है? इक्विटी शेयर होल्डर को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो एक एक शेयर होल्डर को अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। तो ये होता है एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आप लोगों को समझ में आया? इसको मतलब याद रखने का जरूरत अभी नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, क्या आप लोगों को समझ में आया कि मैंने जो आपको अभी समझाने का कोशिश किया? यस सर। यस सर। डोंट नीड टू मग अप, कुछ भी याद करने का भी जरूरत नहीं है। जस्ट अब मुझे बताओ, ये जो मैंने आपको एक ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट समझाया, ये समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना मुझे जानना है। ये कंपनी का जो टोटल अर्निंग, मतलब अपने मतलब सेल से लेके एकदम एक एक मेंबर का अर्निंग, एक कंपनी में बहुत से लोग शेयर होल्डर होते हैं, है ना? अगर 2 जन भी शेयर होल्डर है तो भी कंपनी से लेके शेयर होल्डर तक, कंपनी से लेके शेयर होल्डर तक जो उसका अर्निंग या इनकम होता है उसका स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है? इसका मतलब यही है कि अकाउंटेंसी प्रॉपर वे में मेंटेन करेंगे तभी ना ये सब जो हिसाब है ये मेंटेन कर पाएंगे। तो यही अकाउंट्स को मेंटेन करने का बेसिस सीखने वाले हैं हम। बात समझ रहे हो ना? तो इसको कैश में करने से क्या होगा, कैश बेसिस पे, और इसको एक्रूअल बेसिस में करने से क्या होगा, यही आपको मैं आज समझाने वाला हूँ। मैं थोड़ा प्रैक्टिकली कोशिश कर रहा था कि आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ। ओके, आई थिंक हो रहा है, आई थिंक हो रहा है। चलो सर, इतना भी कोई टफ मैटर नहीं है, थोड़ा गहराई में जाके समझाने का कोशिश कर रहा था मैं, कोई बात नहीं। निशान कनेक्ट कर पा रहे हो? निशान सर बोलो। सर कनेक्शन हो रहा है टॉपिक के साथ? हाँ हो रहा है सर। ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक्रूअल अकाउंटिंग कैश अकाउंटिंग का जो मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें
The main difference between accrual and cash basis accounting lies in the timing of when revenue and expense are recognized. इसके लिए मैंने आपको इतना सारा बात किया कि ये एक्रूअल करेंगे या कैश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्रूअल का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ड्यू, एंड कैश का मतलब भी मैंने आपको बताया कि मतलब जब भी आपको कैश मिलता है, मतलब जैसे ही आपका खर्चा होता है, एक्सपेंस डन, मतलब आपने किसी बिजनेस के लिए आपको कुछ परचेस करना था, सपोज आपका मोबाइल का दुकान है, आपने मोबाइल के दुकान के लिए मोबाइल खरीद के ला दिया, तो जैसे ही आपने मोबाइल परचेस करके ला दिया, आपका एक्सपेंस हो गया। जैसे ही आपका एक्सपेंस डन, आप उसको अकाउंटिंग में एंट्री करते हो। जैसे ही आपका इनकम डन, आप उसको अकाउंट्स में एंट्री करते हो। दिस इज अ कैश बेसिस, सिंपल, इतना समझो। जैसे ही एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डन, एंट्री कर दो। एंट्री मतलब सर इसको कैसे एंट्री किया जाता है, मैं आपको अब बताता हूँ। आपको पता है किसी किसी को जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, इस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं ना। तो वही कि एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। जस्ट अ मिनट, वेट एंड वॉच। लॉट्स टू गो एंड प्रॉमिसेस टू कीप। अच्छा, एंड कैश बेसिस अकाउंटिंग लाइज इन दी टाइमिंग ऑफ व्हेन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड। मैंने आपको यहाँ पर रेवेन्यू के बारे में ही तो बता रहा था, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के बारे में। पहले आप रिकॉग्नाइज तो करो कि आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस है क्या। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सेल्स बता रहा था, सेल्स का ही दूसरा नाम है रेवेन्यू, ठीक है, सेल्स का ही दूसरा नाम है रेवेन्यू। जैसे आपको मैंने यहाँ पर एक कैब का ओनर बनाया था, आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक कैब का ओनर बनाया था। मेरा ड्राइंग बहुत सुंदर है सर, आप लोग तारीफ करना जरा, मतलब आप समझ रहे हो ना, एकदम अच्छा नहीं है, ठीक है। ये कछुआ वाला कार है, मैंने बनाया, इट्स मेड बाय मी, मेड इन इंडिया। ये है उबेर कैब। सबको हंसी आ रहा होगा मेरा कैब देख के, हंसो सर हंसो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, आप उबेर कैब का ओनर हो, ठीक है, आप उबेर कैब का ओनर हो। आपका सेल्स या रेवेन्यू का जो जब भी हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि आपका ट्रिप है, आपका सेल्स का रिकॉग्निशन कि आप कितना ट्रिप मारते हो, तो अगर मानो कि ट्रिप मार के संगे संग पैसा मिल जाता है, प्लीज टेल मी, ट्रिप मार के अगर आपको संगे संग पैसा मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे, कैश, आपको कैश मिल गया। लेकिन मानो कि आपने ट्रिप मार दिया, प्लीज मुझे हेल्प करना थोड़ा, कि आपने ट्रिप दे दिया लेकिन आपको अभी तक पेमेंट बाकी है, लेकिन क्या आप बोलोगे, आपको इनकम नहीं हुआ है, आपका ट्रिप कंप्लीटेड है लेकिन अभी तक आपने, मतलब आपको जिसको भाड़ा देना, मतलब जिसको लेके इधर से उधर जाना था, ठीक है, आपने अपना ट्रिप कंप्लीट कर दिया लेकिन आपको अभी तक आपका पेमेंट नहीं मिला, तो आप क्या बोलोगे, आपका इनकम नहीं हो रहा है। हो रहा है, वेरी गुड सर, ट्रिप कंप्लीटेड है बट आपको इनकम नहीं मिला, बट ट्रिप कंप्लीटेड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो कंसेप्ट हो सकता है ना, ट्रिप कंप्लीट, कैश पेड, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, ट्रिप कंप्लीटेड बट कैश ड्यू, मतलब आपको जो पेमेंट मिलना है पेमेंट ड्यू है। लेकिन दोनों आपका इनकम है, जो आपको मिल गया वो भी आपका इनकम है, जो आपको मिलने वाला है वो भी आपका इनकम है। सिंपल है, ये जो ट्रिप कंप्लीट, कैश पेड, मतलब पेमेंट पेड हो गया और आपको इनकम हो गया, दिस इज द कैश बेसिस। एंड ट्रिप कंप्लीटेड बट पेमेंट मिला नहीं है, कैश ड्यू है, पेमेंट ड्यू है, इनकम भी ड्यू है, बट इसको भी हम इनकम मानते हैं, ये सबसे ज्यादा होता है सर, ये दिस इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस, यही है एक्रूअल बेसिस। और ये जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं कैश बेसिस। दोनों ही प्रैक्टिस में दिखा जाता है अकाउंट मेंटेन करने के केस में, लेकिन सबसे ज्यादा होता है एक्रूअल बेसिस, सबसे ज्यादा होता है एक्रूअल बेसिस। मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, इसी का यूज सबसे ज्यादा है, लेकिन इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है। ओके, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। While the accrual method focus on anticipated revenue, मतलब आप देख ही पा रहे हो कि accrual basis, जैसे कैश बेसिस क्या करता है, कैश मेथड इज ए मोर इमीडिएट रिकॉग्निशन,
मतलब संगे संग पैसा मिलता है, इमीडिएट रिकॉग्निशन, मतलब जैसे ही पैसा मिलता है तभी रिकॉग्नाइज करते हैं, अदरवाइज नहीं। एंड एक्सपेंस, वाइल द एक्रूअल मेथड, मतलब एक्रूअल मतलब ड्यू मेथड, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रिप आपने कंप्लीट कर दिया बट अभी तक आपका पेमेंट नहीं आया, while the accrual method focuses on the anticipated revenue and expenses. Sir, what is the meaning of anticipated? Anticipated मतलब मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि मैंने ट्रिप कंप्लीट किया तो मुझे पेमेंट मिलेगा। हेलो, ये एंटिसिपेट में कर सकता कि नहीं कर सकता? मैंने ट्रिप कंप्लीट किया तो मुझे पेमेंट मिलेगा, क्या ये सोच में कोई बुराई है क्या? नो ना, मैंने ट्रिप कंप्लीट किया, मेरा ट्रिप कंप्लीटेड है, तो मैं सोच ही सकता हूँ ना कि मैं एंटिसिपेट करने में कोई बुराई नहीं है कि मैंने ट्रिप कंप्लीट कर दिया तो मेरा इनकम जो है वो ड्यू है, बट हाँ यस आई विल गेट, आई मस्ट गेट, मुझे मिल जाएगा मेरा पैसा। सर मैं आपको एक चीज बता दूं, एक कॉमन सेंस आप हमेशा याद रखना, ये जो पैसा मिला नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग अकाउंट्स में क्या कहते हैं बोलो तो? क्रेडिट सिस्टम, है ना। मतलब आप किसी को अगर उधार में प्रोडक्ट बेचते हो, है ना, क्रेडिट सिस्टम मतलब क्रेडिट में क्रेडिट सेल करते हो, मतलब यहाँ पर आपने जो ट्रिप दिया वो भी तो क्रेडिट सर्विस दिया ना, क्रेडिट सेल या सर्विस दिया, मतलब प्रोडक्ट बेचता तो प्रोडक्ट क्रेडिट में दे देता और सर्विस भी दिया तो क्रेडिट में दिया, मतलब आपका सर्विस या सेल कंप्लीटेड है बट पेमेंट ड्यू है। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है, दिस अकाउंटिंग सिस्टम इसीलिए ज्यादा यूज है, इसका यूज इतना ज्यादा इसीलिए है, अकाउंटेंसी ऑनर्स, अकाउंट्स में पीएचडी, अकाउंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट्स में कॉस्ट अकाउंटेंट, अकाउंट्स में कंपनी सेक्रेटरीज, इनको इसलिए बनाया जाता है बिकॉज क्रेडिट सिस्टम इज देयर। बिकॉज अगर क्रेडिट सिस्टम ना होता ना, अगर ये क्रेडिट सिस्टम ना होता तो शायद इतना झमेला वाला कोई बात ही नहीं था। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इसीलिए है बिकॉज क्रेडिट सिस्टम इज हियर, बिकॉज लोग लोन में, आप एक चीज मुझे बताओ ना, लोग आपसे प्रोडक्ट अगर उधार में खरीद के लेके जाते हैं तो आपका चिंता है, यस और नो? इफ यू सेल एनीवन क्रेडिट प्रोडक्ट, मतलब आपने प्रोडक्ट सेल किया बट आपको अभी तक पैसा नहीं मिला, आपको इसी का तो चिंता है और उसी कंसर्न के कारण तो आप ये अकाउंट्स को मेंटेन करोगे, यस और नो? दोनों कारण से हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं ना। हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा था। क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेस, मैं अगर क्रेडिट में कुछ खरीदता हूं और या फिर मैं अगर क्रेडिट में किसी को कुछ बेचता हूं, या तो मैं परचेस करके लाऊंगा या तो मैं किसी को कुछ सेल करूंगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैक्सिमम यूज होता है एंड दैट्स व्हाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का इतना ज्यादा यूज है, मोर यूज। जो भी हो, चलो आगे देखते हैं। ओके, की टेकअवेज क्या क्या मुझे हमें यहाँ पर देखना है। एक्रूअल अकाउंटिंग, accrual accounting means revenue and expense are recognized and recorded when they occur. accrual का मतलब है कि जब भी हम लोग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस को देखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे एंड रिकॉर्ड तभी करेंगे जब ये ऑकर होगा। ऑकर मतलब जब घटेगा। while cash basis accounting means these line items are not documented until cash exchange hands. मतलब बहुत सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है कि जब आप सेल करते हो सकता है आपको पैसा नहीं मिला। सर मैं आपको दो जर्नल एंट्री पूछता हूँ, देखते हैं कि आप लोग मुझे बता सकते हो कि नहीं बता सकते। देखो तो सर थोड़ा प्लीज मुझे हेल्प करना। सेल ऑफ गुड्स टू वाई, सेल ऑफ गुड्स टू वाई वर्थ ₹500 फॉर कैश। एंड और एक जर्नल एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ, सेल ऑफ गुड्स वर्थ
500 y को ही दे रहे हो फॉर क्रेडिट। दोनों जर्नल एंट्री में फर्क क्या है? दोनों जर्नल एंट्री में, पहला जर्नल में क्या एंट्री करते हैं नॉर्मली हम लोग जर्नल्स में, जो प्रैक्टिकली आपको सिखाया गया है या फिर मैम भी सिखाएंगे। सेल ऑफ गुड्स टू वाई वर्थ रुपीज 500 फॉर कैश, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट, है ना? सेल्स क्रेडिट होता है बिकॉज सेल्स इज रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू जब भी बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशंस पे तो क्रेडिट होता है। तो कैश हमारा बिजनेस में आ रहा है, कैश एक एसेट है और एसेट बिजनेस में इंक्रीज होने पे डेबिट होता है। ये मैं एज पर मॉडर्न रूल बात कर रहा हूँ, एक एज पर गोल्डन रूल भी है, जिसके कारण भी आप लोग जानते हो कि रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट व्हाट कमिंग इन इज डेबिटेड। ओके, तो ये नॉर्मल बेसिक रूल है। अच्छा, ये कैश बेसिस अकाउंटिंग मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको और एक एंट्री दिया जो क्रेडिट बेसिस है। सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 500 फॉर क्रेडिट, क्या एंट्री करेंगे? वाई अकाउंट डेबिट, आवाज कट गया। वाई अकाउंट डेबिट टू Y's account debit 500 to sales account. वेरी गुड, एकदम इजी था, एकदम बच्चा जैसा था। लेकिन सर मैं आपको यहाँ पर जर्नल नहीं सिखा रहा हूँ। देखो, जर्नल तो आप कोई सीखे हो, कोई सीखने वाले हो, लेकिन यहाँ मेन कॉन्सेप्ट जो है दैट इज मैं आपको कैश और एक्चुअल दोनों बता रहा हूँ। आप मुझे एक चीज बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपने सेल किया, सेल ऑफ गुड्स टू वाई वर्थ रुपीज 500 फॉर क्रेडिट, क्या ये जो 500 का आपने सेल किया ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं है? प्लीज टेल मी। यहाँ पर आपने जो Y को 500 का प्रोडक्ट सेल किया बट आपको कैश मिला नहीं, है ना? आपको कैश मिला नहीं, बट मेरा सवाल यही है, क्या इसको मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता? या फिर सिर्फ इसी को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मुझे 500 का कैश सेल हो गया? प्लीज टेल मी कि यहाँ पर मुझे कैश मिल गया तो तभी इसको मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता? क्या इसको मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये 500 मुझे अभी तक मेरे हाथ में मिला नहीं है, मिला होता तो मैं कैश एंट्री कर देता ना। ये देखो कैश एंट्री, बट ये सेल ऑफ गुड्स टू वाई वर्थ रुपीज 500 फॉर क्रेडिट, ये तो उधार में दिया है, बोल ही रहा है 500 का मैंने सेल किया बट वो भी क्रेडिट में किया, बट अभी तक मुझे 500 का मिला नहीं है, तो क्या मैं इसको रिकॉग्नाइज कर सकता मेरे रेवेन्यू के हिसाब से? यस, हम कर सकते हैं, वी कैन। जो कैश हमें मिल रहा है वो भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे तो है ही, उसके तो कोई मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता कि कैश मिल गया तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो मैं कर ही सकता हूँ, है ना? कि मेरा सेल हुआ है, मेरा रेवेन्यू हुआ है, मेरा अर्निंग हुआ है। लेकिन जिसका पैसा मुझे मिला नहीं है इसको भी मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता। यस, वी कैन रिकॉग्नाइज एज अ रेवेन्यू। क्रेडिट सेल में भी मुझे जो इनकम होने वाला है उसको भी मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता। वेरी गुड, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना कि कहां पर मतलब अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्चुअल मैटर आ जाता है। अगर हर मैटर में कैश बेसिस होता तो ज्यादा अच्छा होता, या हर मैटर पे क्रेडिट बेसिस में होता, मतलब क्रेडिट बेसिस मतलब ड्यू बेसिस में होता तो ज्यादा अच्छा है? क्या अच्छा है क्या बुरा है वही तो पता चलेगा। यही तो है कैश वर्सेस क्रेडिट का, कैश बेसिस वर्सेस क्रेडिट बेसिस का खेल, मतलब जिसको हम लोग एक्रूअल बोलते हैं। ये जो वर्सेस होगा ना, इसी में आपको पता चलेगा कि ये दोनों में जो लड़ाई है कि कौन सा अच्छा है। किसी किसी के मन में शायद ऐसा चल रहा होगा, मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि कैश बेसिस ज्यादा अच्छा है। क्या लगता है, ऐसा Yes, फीलिंग sir. आ रहा है क्या? हाँ, यस सर। ऐसा फीलिंग अरिजीत को आ रहा है, स्नेहासिस को भी ऐसा फीलिंग आ रहा है क्या कि कैश बेसिस ज्यादा अच्छा है? हाँ सर। अच्छा,
স্নিগ্ধা কে কি মনে হচ্ছে ক্যাশ বেসিসটাই বেশি ভালো? হ্যাঁ ओके ठीक है, कोई बात नहीं कि कैश बेसिस ज्यादा अच्छा है या क्रेडिट एक्रूअल बेसिस ज्यादा अच्छा है, ये सब चीजों का जवाब आपको अभी मिलने वाला है, क्योंकि मन में क्वेश्चंस अराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मन में सवाल जनरेट नहीं होता तो फिर आप, मैं इतना समझूंगा कि आप समझ नहीं पा रहे हो। ओके, तो चलो सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ट्रुथ सीकर, बेसिकली वी आर ट्रुथ सीकर, सच ढूंढना है, तो चलो ढूंढ लेते हैं। तो ढूंढते ढूंढते हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? Accrual accounting means revenue and expense are recognized and recorded when they occur. Occur का मतलब आपने देख लिया है ना, जैसे मैंने सेल किया, या तो कैश में सेल किया या तो क्रेडिट में सेल किया। While cash basis accounting means the line items are not documented until cash exchange in hands. मतलब जब तक कैश बेसिस का ही मतलब है कि चाहे आप कितना भी सेल कर दो, चाहे आप कुछ भी कर दो, जब तक आपको कैश नहीं मिलता तब तक एंट्री ना करना। कैश बेसिस अकाउंटिंग इज इजियर, कैश बेसिस अकाउंटिंग बहुत आसान है, क्योंकि पैसा मिलते ही आपको उसका हिसाब रखना है। जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम उसका हिसाब नहीं रखेंगे। So that's why cash basis accounting is easier, but accrual accounting portrays a more accurate portrait. Accrual basis से आपको बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा एक्यूरेट पता चलेगा ऑफ ए कंपनीज हेल्थ, कंपनी का जो हेल्थ है ना, कंपनी कैसा बिजनेस कर रहा है, कंपनी का बिजनेस सिनेरियो कितना अच्छा जा रहा है, क्या फ्यूचर में और अच्छा जा सकता है, ये सारा का सारा खेलना आपको कैश बेसिस में पता नहीं चलेगा, या एक्रूअल बेसिस में ही पता चलेगा। सर ऐसा क्यों? वेट करना प्लीज, ये भी बताने वाला हूँ। बाय इंक्लूडिंग अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया था अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अकाउंट्स में ये दोनों वर्ड बहुत यूज होता है, अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। आजकल जो बड़ा बड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ना सर, उसमें ये पेबल और रिसीवेबल का सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा मतलब होता है। तो मतलब से मैं आपको समझाता हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अकाउंट्स पेबल, आप लोगों को मैं बता दूं कि सॉफ्टवेयर जो होता है लाइक एसएपी, सिस्टम एनालिटिकल एंड डेटा प्रोसेसिंग, बहुत फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली ईआरपी, हाँ नाम सुने होंगे आप लोग, टैली ईआरपी। क्विक बुक बोल के एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। एक चलता है बिजनेस बोल के, नाम ही है बिजनेस। ये सब ईआरपी सॉफ्टवेयर है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी का फुल फॉर्म होता है। तो ये जो एसएपी, टैली, क्विक बुक, बिजनेस, ठीक है, जोहो अकाउंट्स बोल के एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, जोहो। तो ये जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं ना, आप लोगों को आगे आगे पता चलेगा। जब हम लोग काम करते थे सब फार्म में रेगुलर बेसिस में, तो हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में काम करते थे। अभी तो मैं फुल टाइम पढ़ाता हूँ तो मुझे उतना सॉफ्टवेयर यूज करने का मौका नहीं मिलता, बट जब भी आप इस तरह का चीज यूज करने जाओगे तो आपको अकाउंट्स पेबल का एक ऑप्शन दिखेगा, एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट्स पेबल का, और एक ऑप्शन दिखेगा आपको अकाउंट्स रिसीवेबल का। तो ये जो अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल का मतलब है, इसका मतलब यही है कि कंपनी को किसी को पे करना है तो वो क्या बोलेगा कि पेबल। अकाउंट्स पेबल का मतलब सिंपल बता रहा है कि अगर कंपनी से किसी को कुछ पेमेंट करना है, ठीक है, कि कंपनी का कुछ बाकी है, कुछ पे करना, ठीक है, ड्यू पेमेंट है, मतलब कुछ पेमेंट करना ड्यू है, और कुछ ड्यू इनकम है, ड्यू पेमेंट एंड ड्यू इनकम। सिंपल समझो, ड्यू इनकम को आप अकाउंट्स रिसीवेबल बोलोगे, जो आपका एसेट है, ये कंपनी के लिए एसेट है, बिकॉज आपको जो पैसा मिलेगा वो आपके लिए एसेट होगा कि नहीं होगा, प्लीज बताना मुझे। आपको जो पैसा मिलने वाला है वो आपके लिए एसेट है कि नहीं है? जैसे कि ये वाला एग्जांपल में, ये वाई कौन था? ये वाई कौन है? हु इज दिस वाई फॉर अस? आपके लिए वाई कौन है? हाँ, ध्यान से बोलो। वाई को आपने सेल किया, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वाई कौन है? डेटर। डेटर है। और डेटर आपके लिए एसेट है कि नहीं है?
डेटर आपका एसेट है। अब सवाल उठ सकता है कि सर डेटर एसेट क्यों है? बिकॉज डेटर से हमको पैसा मिलने वाला है। ये वाई को मैंने क्रेडिट पे सेल किया 500 का प्रोडक्ट, और बाद में वाई मुझे 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, कभी ना कभी तो वाई मुझे पेमेंट करेगा। एक टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही बिजनेस चलता है। आप अपने सराउंडिंग एरिया में, अगर आपका फैमिली बिजनेस फैमिली है तो आपको बहुत इजीली पता चलेगा। अगर आपका फैमिली बिजनेस फैमिली नहीं है, लेकिन आप आसपास में थोड़ा झांको, देखो, आपको पता चलेगा कि जो भी फैमिलीज बिजनेस करते हैं उनको संगे संग पैसा, एकदम तुरंत पैसा नहीं मिल जाता है, उनको टाइम टू टाइम पैसा मिलता है, एक टाइम के बाद पैसा मिलता है। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि जब भी मुझे पेमेंट मिलना है या पेमेंट मेरा बाकी है, ठीक है, तो उसको मैं क्या कहूंगा, जिससे मुझे पेमेंट बाकी है उसको कहते हैं डेटर। और क्योंकि मुझे उससे पैसा मिलने वाला है, दैट्स व्हाई मैं उसको एसेट ट्रीट करता हूँ। और इसीलिए जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, जब बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे, जब हम लोग बैलेंस शीट को ड्रॉ करेंगे तो बैलेंस शीट में ये हमारा एसेट साइड होता है और ये हमारा लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड होता है। बैलेंस शीट पे डेटर जो है, मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल जो है, इसी का, यही डेटर का दूसरा नाम है। ये करंट एसेट के हेड में, करंट एसेट के हेड में डेटर या अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम पे शो होता है। और ये अकाउंट्स पेबल जो है, ये क्रेडिटर के हेड पे, क्रेडिटर हेड पे अकाउंट्स पेबल या बिल्स पेबल के नाम पे शो होता है, जो हमारा लायबिलिटी है और ये हमारा एसेट है। सर आप लोगों को कुछ बात समझ में आ रहा है? बात कुछ पल्ले पड़ रहा है सर? प्लीज बताना। ओके, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। ओके, तो एक्रोल अकाउंटिंग मेथड, अब देखो सर, ये जो अकाउंटिंग मेथड में कैश बेसिस अकाउंटिंग इज इजियर, बट एक्रोल अकाउंटिंग portrays a more accurate portrait of a company's health by including accounts payable and accounts receivable। ये एक्रोल सिस्टम में दोनों दिखाया जाता है, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल। मतलब हम लोग यही अकाउंट सीखते हैं सर, कैश बेसिस अकाउंटिंग हम लोग नहीं सीखते। बिकॉज अगर ऐसा होता, अगर सब चीज कैश बेसिस में ही होता, तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ, जब आप लोग फाइनल अकाउंट्स करोगे या फिर जब फाइनल अकाउंट्स कभी किए भी हो, तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो बैलेंस शीट में हम लोग क्रेडिटर दिखा रहे हैं या अकाउंट्स पेबल दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखा सकते, बट नॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम में ऐसा दिखाया जाता है। जिन्होंने अभी तक किया नहीं है, डोंट वरी, ये सब आगे आगे आपको सिखाया जाएगा। ये अकाउंट्स पेबल, तभी तो मैं बेसिक्स में इतना ज्यादा चर्चा कर रहा हूँ, ताकि मैम के क्लास में आप लोग ये सब फटाफट समझ लो, कि जब भी मैम आपको फाइनल अकाउंट्स कराए तो आप फटाफट समझ लो कि क्यों ऐसा होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि क्रेडिटर, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये दोनों हमें मिला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एंट्री करते हैं ना। दोनों हमें मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एंट्री करते हैं। एक को मुझे पेमेंट करना है, एक से मुझे इनकम लेना है, तो दोनों मेरा बाकी है, लेकिन फिर भी एंट्री करते हैं। अगर कैश बेसिस होता तो वो सिर्फ इतना समझता कि भाई मेरे से कैश आया है या मेरे से कैश गया है, लेकिन आया गया का बात नहीं है, फ्यूचर पिक्चर भी देखना है। दैट्स वाई यहाँ पर कह रहा है, दैट इज द रीजन, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि कंपनी का जो ट्रू पिक्चर है, कंपनी का, ये बिजनेस का जो ट्रू पिक्चर है, वो आपको एक्रोल मेथड से ही पता चलता है। द एक्रोल मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। पूरा दुनिया भर में जहां जाओ, ठीक है, यूएसए चल जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, मिडिल ईस्ट में चले जाओ, जहां भी जाओ आप, वहां पर अकाउंटिंग सिस्टम में मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड यही है। कोई कोई जगह है जहां कैश बेसिस यूज होता है कुछ स्पेशल कारण में, स्पेशली by publicly traded companies at it smooths out earning over time। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ओवर टाइम हमें कितना अर्निंग होगा, मतलब समय के साथ साथ मुझे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, इसका भी पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि अभी कितना मिल रहा है वही मेन बात नहीं है। एक चीज मुझे बताओ, क्या आज खाने से होगा या कल भी खाना है? प्लीज बताना, क्या आज खाना खाने से होगा या कल भी खाना है? हेलो सर, इफ यू टेक फूड टुडे, इज इट इनफ फॉर ऑल ऑफ यू, या फिर कल के लिए भी आप लोग कुछ इंतजाम रखोगे या नहीं? सर কালকের জন্য কিছু রাখতে হবে। ऑब्वियसली कल के लिए भी कुछ सोचना है ना आपको। तो ये जो कल के बारे में सोचना, यही तो है एक्रुअल बेसिस।
और सिर्फ आज के बारे में सोचना कि अभी पैसा मिला, अभी पैसा गया, ये तो एकदम सिर्फ आज के बारे में सोचना है। इफ यू जस्ट थिंक ऑफ द टुडे, मतलब सिर्फ आपको आज का अकाउंटिंग सिस्टम पे सोचना है, तो फिर ये कैश बेसिस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कल का भी सोचना है, परसों का भी सोचना है, 1 मंथ का मतलब 1 मंथ का मतलब जो भी आगे आने वाले हैं उसके बारे में सोचना है, तो वो आपको एक्रूअल मेथड पे ही समझ में आएगा। इसीलिए इसका यूज ज्यादा होता है एंड ये आपको क्या हेल्प करता है, इट स्मूथ्स आउट अर्निंग ओवर टाइम। एक्रूअल अकाउंटिंग मेथड क्या होता है, रेवेन्यू इज अकाउंटेड फॉर व्हेन इट इज अर्न्ड। टिपिकली रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बिफोर एनी मनी चेंजेस हैंड। Unlike the cash method, the accrual method records revenue when a product or service is delivered to a customer. ठीक है, with the expectation that, हम यही expectation कर सकते हैं that money will be paid in the future. अभी मिला नहीं है but मिलेगा। Expense of goods and services are recorded despite no cash being paid. मतलब हम लोग खर्चा कर देते हैं गुड्स और सर्विस के लिए, बट हम रिकॉर्ड तो कर लेते हैं कि मेरा खर्चा हुआ है, बट अभी भी हमने हाथ से पैसा नहीं किया। डिस्पाइट नो कैश बीइंग पेड आउट येट फॉर दोज एक्सपेंसेस, मतलब अभी तक खर्चा किया नहीं, फिर भी हम लोग खर्चा का एंट्री कर देते हैं। मतलब बेसिकली हम ऐसा दिखा देते हैं कि मेरा एक्सपेंस होने वाला है बट अभी तक हुआ नहीं है, तो वो होने वाला एक्सपेंस को भी हम लोग अकाउंट्स में एंट्री कर लेते हैं, जो हमें एक्रूअल मेथड बताते हैं। तो ये देखो कुछ गुड थिंग कुछ बैड थिंग है, तो क्या गुड थिंग बैड थिंग है चलो देखते हैं, मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। कैश बेसिस अकाउंटिंग में रेवेन्यू इज रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट। मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट स्टार्टिंग में ही शो किया था, पता है आपको मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में इनकम स्टेटमेंट बता दिया था कि ताकि आपको इनकम स्टेटमेंट के बारे में चिंता ना करना पड़े कि ये इनकम स्टेटमेंट होता क्या है। आप लोगों ने लिख लिया था इनकम स्टेटमेंट, ये देखो लिखा था ना आप लोगों ने। यस सर। तो यही वाला इनकम स्टेटमेंट के कारण ही मैं बोला था रेवेन्यू इज रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ही पता चलता है कि इसको हम लोग फाइनेंस में बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और अकाउंट्स में कहते क्या जानते हो, अकाउंटेंसी में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस का रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमें पता चल जाता है इनकम स्टेटमेंट से। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, आपका सेल का जो भी पता है, आपका नहीं उबेर का, आपने उबेर का ओनर बना था तो कैब का ओनर में आपको पता चल गया था। तो revenue is reported on the income statement only when cash is received. Expense are only recorded when cash is paid out. The cash method is mostly used. Normally ये सिस्टम कौन फॉलो करता है, जो लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जो हम लोग ज्यादा देखते हैं हमारे सराउंडिंग में। इस तरह का बिजनेस या इस तरह का अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग ज्यादा देखते हैं कि जब भी कैश आता है तभी एंट्री करता है और जब कैश जाता है तभी एंट्री करता है। स्मॉल बिजनेस एंड पर्सनल फाइनेंस में, पर्सनल फाइनेंस मतलब आप जब अपना पर्सनल फाइनेंस मेंटेन करते हो कि भाई आपको किसी से कुछ मिलना है, आपको किसी को कुछ देना है, ठीक है अगर आप अपने पर्सनल लेवल में कुछ फाइनेंस को मेंटेन कर रहे हो तो ऐसा सिस्टम में आप कैश बेसिस मेंटेन करते हो। बात कुछ पल्ले पड़ रहा है कि कैश बेसिस नॉर्मली कौन करता है। स्निग्धा समझ में आ रहा है? स्निग्धा, प्रगति, निकिता, यस ओके। तो पर्सनल फाइनेंस एंड स्मॉल बिजनेस के केस में कैश बेसिस अकाउंटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सॉरी। नेक्स्ट इज द की डिफरेंस। देखो डिफरेंस में आपको और आइडिया मिल जाएगा। द की एडवांटेज ऑफ द कैश मेथड इज इट्स सिंप्लिसिटी। ये एडवांटेज ऑफ द कैश मेथड इज इट्स सिंप्लिसिटी, कि कैश मेथड बहुत सिंपल होता है। अरे भाई जब आएगा एंट्री मारो, जब जाएगा तब एंट्री मारो। मतलब जब आपसे कैश का खर्चा होगा तब एंट्री, जब आपसे कैश का इनकम होगा तब एंट्री। मतलब बहुत सिंपल है, कुछ झमेला नहीं है। इट ओनली अकाउंट्स फॉर कैश पेड और रिसीव्ड, ट्रैकिंग द कैश फ्लो ऑफ ए कंपनी। एक चीज बहुत अच्छा है इसका कि इसमें आपको कंपनी का कैश फ्लो का पता चल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये वर्ड आपने में एकदम बहुत स्टार्टिंग से मेरे से सुन रहे होंगे, एक स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वर्ड आप लोग तो सुनते हो मेरे से। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मतलब ये पूरा का पूरा अकाउंटेंसी जो है ना
उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दोनों नाम से जाना जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एज ए चार्टर्ड, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल्स, जिनका मेन काम क्या होता है, ये बेसिकली जैसे आप लोग अभी सीख रहे हो, अभी आप लोग बने नहीं हो, आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो भगवान करे आप लोग बहुत बड़ा कोई कॉमर्स प्रोफेशनल जरूर बना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री करना पड़ता है। सेकेंड स्टेज में आपको यही अकाउंट्स का ओवरऑल मैटर, सेकेंड में आपको लेजर पोस्टिंग करना होता है, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, देन आप क्या करते हो? ट्रायल बैलेंस बनाते हो। फिर उस ट्रायल बैलेंस को अपनी कंपनी के हिसाब से फाइनल अकाउंट्स में तब्दील करते हो। एक ओवरऑल सिस्टम बता रहा हूं मैं आपको, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, एंड इसके बाद और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बनाना हो सकता है, लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो थोड़ा हटके है, इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप समझ पा रहे हो ना मैं क्यों इतना सारा बात कर रहा हूं? क्योंकि एक पॉइंट के अंदर काफी सारा पॉइंट छुपा होता है। तो ये भी एक स्टेटमेंट है जो नॉर्मली क्लास 12 में सिखाया जाता है, या फिर कॉलेज लेवल में सीए फाउंडेशंस में भी है, सीए इंटर में भी सिखाया जाता है, बहुत सारा जगह में इसको सिखाया जाता है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है, लेकिन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पता ना बहुत इजीली चल जाता है अगर कैश बेसिस में मेंटेन करते हैं। अगर कैश बेसिस अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो कंपनी में कितना कैश आया और कंपनी से कितना कैश गया, ठीक है, ये कैश कितना आया और कैश कितना गया, इसका खेल हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। लेकिन ये जो एरिया है ये नॉर्मली एक्रूअल पॉइंट पे चलता है। ये जो मैंने पूरा आपको फाइनल अकाउंट्स तक का बताया, ये एक नॉर्मली एक्रूअल सिस्टम पे चलता है, लेकिन कैश फ्लो का पता आपको कैश बेसिस में चलेगा। तो कैश बेसिस का भी अपना एडवांटेज है, कैश बेसिस का भी अपना पर्सनल एडवांटेज जरूर है। तो आगे देखो, तो कैश बेसिस में आपको मैंने यहाँ बताया, अच्छा की डिफरेंस में, जैसे कि कैश मेथड इज इट सिंपलिसिटी इज ओनली अकाउंट फॉर कैश पेड और रिसीव्ड, ट्रैकिंग द कैश फ्लो ऑफ ए कंपनी इज आल्सो इजियर विद द कैश मेथड, है ना, कैश को ट्रैक करना कैश मेथड की तरफ से काफी इजी हो जाता है। आफ्टर दैट but a disadvantage of the cash method is that it might overstate the health of a company. It might overstate the health of a company. मतलब कभी कभी ना कैश मेथड में क्या प्रॉब्लम होता है कि कंपनी का जो रियल पिक्चर है ये समझ में नहीं आता कैश मेथड पे। दैट इज कैश रिच, मतलब कंपनी काफी कैश रिच दिखाएगा बट हैज लार्ज सम्स ऑफ अकाउंट्स पेबल, मतलब बहुत अमाउंट मार्केट में बाकी है जो कंपनी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो पेबल है उसका हिसाब तो कैश बेसिस करता नहीं है। आप बात समझ रहे हो कि कैश बेसिस क्या मानता है कि हमें क्या मिले, जैसे ही मिलता है मैं एंट्री करता हूं, लेकिन जो मुझे मिलने वाला है उसका एंट्री क्या करेंगे? हेलो अकाउंटेंट लोग बताना मुझे, मिस्टर एंड मिस अकाउंटेंट लोग, समझ में आ रहा है क्या कि आपको कैश मिलेगा, आप जब कैश में आप क्या कर रहे हो कि जैसे ही आपको कैश मिल रहा है आप कैश का एंट्री कर रहे हो। जस्ट अ मिनट, जैसे कि मानो आपने कैश अकाउंट बनाया, कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या है, आपका जो भी कैश सेल्स है, कैश सेल्स, कैश परचेस, अगर आपने 1000 का कैश सेल किया तो उसका खबर आप उसका एंट्री आप करोगे कैश अकाउंट में, ठीक है। अगर आपने 1000 का कैश परचेस किया अब उसका एंट्री करोगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट में अगर आप ऐसे करते हो तो बाई सेल्स, मतलब क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सॉरी कैश सेल का एंट्री को अगर हम लेजर में पोस्ट करते हैं ना तो ऐसा देखने में होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स, ठीक है, जो भी आपका अमाउंट होगा। सिमिलरली आप एक कैश अकाउंट में जैसे आप परचेस कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बाई परचेस। मेरा कहने का मतलब यही है कि सब कुछ सिर्फ कैश में हो रहा है, लेकिन जब क्रेडिट सेल कुछ होगा तो आपने किसी को कुछ उधार में सेल करते हो, क्रेडिट सेल करते हो। प्लीज मुझे बताना, समझाना कि जब क्रेडिट में किसी को कुछ सेल करोगे उसका क्या होगा, क्रेडिट में किसी से कुछ लेके आओगे उसका क्या होगा, क्योंकि आपका बेसिस अगर टोटल में कैश है तो आप फंस जाओगे ना। बेसिस अगर कैश है तो इसका क्या होगा कालिया, बताना मुझे। क्योंकि क्रेडिट सेल भी तो आपका इनकम का जरिया है, ये भी तो आपका क्रेडिट परचेस भी आपका एक तरह का खर्चा है जो आपको लोगों को पे करना है, तो मुश्किल यहीं पर हो जाता है कैश का। ये कैश का डिसएडवांटेज है। एक तरफ जैसे कैश बेसिस में आपको कैश फ्लो का पता इजीली मिल जाता है, सिमिलरली एक दूसरा प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यही हो गया ना कि आपको मुश्किल यही हो जाएगा कि क्रेडिट का जो इनकम या एक्सपेंस होने वाला है उसका आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम आपको होता है। और क्या है सर, तो ये था डिसएडवांटेज। तो इस डिसएडवांटेज में आपको और एक चीज मैं बता दूं, बट डिसएडवांटेज ऑफ द कैश विद डिजीज माइट ओवरस्टेट द हेल्थ ऑफ ए कंपनी दैट इज कैश रिच बट हैज लार्ज सम्स ऑफ अकाउंट्स पेबल्स, मतलब जो पेमेंट करना है दैट आर एक्सीड द कैश ऑन द बुक्स एंड द कंपनीज करेंट रेवेन्यू स्ट्रीम। Investors might conclude the company is making a profit when in reality the company is losing money. आपको बात कुछ समझ में आ रहा है कि कंपनी का कैश आना जाने का बहुत सारा डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन कंपनी का मार्केट में जो बाकी है वो नहीं दिखाया जा रहा है। आप कुछ बात समझ पा रहे हो? यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक रियल लाइफ एक अकाउंट्स को मैं बना के रखा। ये है आपका, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर इन्फोसिस का एनुअल रिपोर्ट है। इन्फोसिस एक बहुत ही बड़ा आईटी कंपनी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आप लोग देख पा रहे हो सबको ही, प्लीज मुझे बताना। मैं आपको यहाँ पर इतना बड़ा चीज सिखाऊंगा नहीं, मैं बस आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। हेलो, आप लोग देख पा रहे हो क्या? यस सर। आप यहाँ पर देखो, ये देखो जो मैंने आपको तब से पेबल बता रहा हूँ ना, ट्रेड पेबल देख रहे हो सर, ट्रेड पेबल। ये इन्फोसिस का 2852 का 2020 में 2852 करोड़ का 2852 करोड़ का लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल मतलब क्या है, लोगों को देना पड़ेगा उसको, मतलब जो नॉर्मल बिजनेस है उसका लायबिलिटी है, ठीक है, ट्रेड पेबल। तो अगर इन्फोसिस, ये एक्रोल बेसिस में ही बना हुआ है सर, ये एक्रोल बेसिस ही है, तभी तो दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर कोई कैश बेसिस मेंटेन करता है और वहां पर वो सिर्फ जितना कैश उसको मिला है और जितना कैश वो दूसरे को दिया है वो सिर्फ उसी का डिटेल्स मेंटेन कर रहा है, लेकिन वो कहीं पर भी ये नहीं दिखाया कि उसको किसी को कितना देना है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें जो इन्वेस्टर्स है उसको गलती हो जाएगा कि शायद उसको लोगों को देना बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्फोसिस को 2852 करोड़ का देना है, लेकिन इन्फोसिस का उतना कुछ आया, मतलब उतना कैश आया ही नहीं है, ठीक है, मतलब शायद। लेकिन कैश में क्या है, सिर्फ कैश ही दिखता है कि कितना कैश आया है और कितना कैश गया है, लेकिन जो देने वाला है, मतलब जो कंपनी को पे करना है, उसका हिसाब तो नहीं रहता ना। ये ट्रेड पेबल का हिसाब तो नहीं रहता, तो फिर इन्वेस्टर्स को मुश्किल नहीं हो जाएगा समझने में कैश बेसिस को, कि भाई मार्केट में बाकी कितना है इसका पता कैसे लगाएगा वो। हेलो, आप लोग बात समझ पा रहे हो? इन्फोसिस में मतलब कितना इनकम होगा इन्फोसिस से, इसका पता कैसे लगाएगा, क्योंकि इन्फोसिस का मार्केट का बाकी का खबर भी तो लगाना चाहिए। सर मुझे बताना, थोड़ा भी आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल मैटर ना काफी गहराई के साथ बनाया गया है, जो बेसिक लेवल से ही आप लोगों को सिखाया जाता है। स्निग्धा बुझते पाরছিস तो प्रगति? यस सर।
ओके ठीक है देखो, तो डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेथड मैंने आपको बताया कि कैश मेथड पे डिसएडवांटेज क्या है। सिमिलरली आप एक दूसरा चीज भी देख लो साथ में। मीनवाइल द एडवांटेज ऑफ द एक्रूअल मेथड इज दैट इट इंक्लूड्स अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब कितना मिलेगा कंपनी को उसका पता चल जाता है कि भाई कंपनी को इतना मिलना है, ठीक है। जैसे वहां पर मैंने आपको ट्रेड पेबल दिखाया, वैसी तरह से आपको ट्रेड रिसीवेबल भी दिख जाएगा, ठीक है। तो कंपनी को कितना मिलने वाला है इसका हिसाब मिल जाता है, एंड पेबल्स का भी हिसाब मिल जाता है। ये एक्रूअल में दोनों मिल जाता है, एंड एज ए रिजल्ट इज ए मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। मतलब एक चीज एकदम क्लियर है कि एक्रूअल बेसिस में कंपनी का एक्यूरेट पिक्चर पता चलता है, जो आपको कैश बेसिस में पता नहीं चलेगा, पर्टिकुलरली इन द लॉन्ग टर्म, स्पेशली लॉन्ग टर्म केस में। द रीजन फॉर दिस इज दैट द एक्रूअल मेथड रिकॉर्ड्स ऑल रेवेन्यूज, क्योंकि एक्रूअल मेथड सारा का सारा रेवेन्यू, मतलब जो रेवेन्यू मिला है और जो रेवेन्यू मिलने वाला है, सारा का सारा रेवेन्यू मतलब इनकम सर, रेवेन्यू से ही इनकम होता है, सेल से रेवेन्यू जनरेट होता है और रेवेन्यू से इनकम जनरेट होता है। तो एक्रूअल मेथड क्या करता है, एक्रूअल मेथड कि आपका जो रेवेन्यू ऑलरेडी कैश में आ चुका है और जो रेवेन्यू आपका मार्केट में पड़ा हुआ है, आपने किसी को क्रेडिट में कुछ सेल किया लेकिन अभी भी आपको पेमेंट मिला नहीं है, वो अमाउंट को भी वो लेता है, ठीक है। when they earn and all expense when they are incurred, even जो इनकम है, जो प्रोबेबल इनकम है, वो उसको भी लेता है एक्रूअल बेसिस, और जो प्रोबेबल एक्सपेंस है, मतलब जो खर्चा उसको करना पड़ेगा, मतलब ऑलरेडी वो वादा कर चुका है किसी को कि भाई मुझे आपको ये पेमेंट करना है लेकिन अभी तक किया नहीं है, तो एक्सपेंस व्हेन दे आर इनकर्ड, मतलब मानो कि किसी को कुछ किसी के लिए कुछ पेमेंट करना बाकी रह गया है, तो पेमेंट करना बाकी है लेकिन अब बोला कि पेमेंट हो गया है, मतलब एंट्री कर रहा है कि हाँ, एंट्री यही कर रहा है कि इसके लिए पेमेंट करना होगा, टेलीफोन एक्सपेंस बिल पेमेंट करना है, लेकिन टेलीफोन एक्सपेंस लायबिलिटी है, इनकम टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, टेलीफोन एक्सपेंस का लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुआ, टेलीफोन एक्सपेंस लायबिलिटी क्रिएट हुआ, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो उसको भी कनेक्शन में एंट्री में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी माइट हैव सेल्स इन द करेंट क्वार्टर दैट वुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंडर द कैश मेथड, मतलब आपको अगर इस क्वार्टर में सेल हुआ है तो आप इस क्वार्टर में इसको नहीं लोगे कैश मेथड पे, बिकॉज रेवेन्यू इज नॉट एक्सपेक्टेड अंटिल द फॉलोइंग क्वार्टर। जब तक फॉलोइंग क्वार्टर नहीं आता तब तक आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, सेल आपका हो चुका है लेकिन रेवेन्यू जनरेटेड इस क्वार्टर में नहीं होगा, एंड इन्वेस्टर्स माइट कंक्लूड द कंपनी इज अनप्रॉफिटेबल। इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं चलेगा भाई कंपनी का सेल हुआ है लेकिन वो तो कैश बेसिस में मेंटेन कर रहा है, तो अपना रेवेन्यू नहीं दिखाएगा, इन्वेस्टर्स को लगेगा कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ है, जबकि कंपनी को प्रॉफिट अच्छा कर रहा है कंपनी, क्योंकि सेल हुआ है, रेवेन्यू हुआ है। तो इस तरह का गलत फहमी होता है कैश बेसिस में। द डिसएडवांटेज ऑफ द एक्रूअल मेथड एक ही है, इट डज नॉट ट्रैक कैश फ्लो। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ये कैश का जो फ्लो है ना, इसको ट्रैक नहीं करता, इसीलिए तो अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंट्स आपको सिखाया जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो अकाउंटेंसी है इसको आपको अलग से सिखाया जाएगा। द डिसएडवांटेज ऑफ द एक्रूअल मेथड इज दैट डज नॉट ट्रैक द कैश फ्लो एंड एज ए रिजल्ट माइट नॉट अकाउंट फॉर ए कंपनी विद ए मेजर कैश शॉर्टेज। तो कंपनी को कभी कभी ना कैश का प्रॉब्लम हो जाता है कि कंपनी के पास बिजनेस करने के लिए कैश नहीं होता, यही एक प्रॉब्लम है एक्रूअल बेसिस का, जो कंपनी प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाता। तो कैश बेसिस का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, जो अकाउंटिंग मेथड है, वो आपको सिखाया जाता है, जो मैम आप लोगों को सिखाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, चलो आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो, एक्रूअल अकाउंटिंग एंड कैश अकाउंटिंग का एग्जांपल देखो। लेट्स से यू ओन ए बिजनेस दैट सेल्स मशीनरी। आपका एक बिजनेस है जो मशीनरी सेल करता है। इफ यू सेल $5,000 वर्थ ऑफ मशीनरी, सपोज आप एक 5,000 रुपया या $5,000 का एक मशीनरी सेल किया अंडर द कैश मेथड पे सेल किया, दैट अमाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका एंट्री नहीं किया जब तक आपको कस्टमर्स पेमेंट नहीं करता, until the customers hands you the money or you receive the check। जब तक कंपनी आपको, मतलब जिससे आपको सेल किया, तो जो कस्टमर से आपका, जब तक उन्होंने आपको पेमेंट नहीं किया, जब तक उन्होंने आपको चेक पेमेंट नहीं किया, तब तक आपने आपके अकाउंट में, आपका जो अकाउंट आप मेंटेन करते हो उसमें आप $5,000 का एंट्री नहीं किया। ये जो कैश टू सेल्स का जो एंट्री है,
कैश टू सेल्स $5,000 का जो एंट्री है ये आपने मेंटेन तब तक नहीं कर रहे हो जब तक आपको आपका कस्टमर पेमेंट नहीं कर देता है, ठीक है, जब आप कैश बेसिस मेंटेन कर रहे हो। अंडर द एक्रूअल मेथड $5,000 इज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू इमीडिएटली व्हेन द सेल इज मेड। मतलब चाहे आपका कस्टमर्स आपको पेमेंट करे ना करे, बट क्योंकि सेल हो चुका है तो आप अपना कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट दोनों मेंटेन करो, कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट दोनों मेंटेन करो, और दोनों मेंटेन करते हुए आप लिखो कि अंडर द एक्रूअल मेथड $5,000 इज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू इमीडिएटली व्हेन दिस सेल इज मेड। जब भी सेल हो जाएगा चाहे पेमेंट मिले ना मिले, इवन इफ यू रिसीव द मनी ए फ्यू डेज और वीक्स लेटर, हो सकता है कि आपको एक हफ्ता बाद या कुछ हफ्ता बाद पेमेंट मिले, लेकिन इसका एंट्री आप कर देते हो एक्रूअल सिस्टम पे। सिमिलरली सेम प्रिंसिपल में जैसे मैंने आपको इनकम का बताया, इन द सिमिलर पैरामीटर मैं आपको एक्सपेंस का भी बता सकता हूँ। सेम प्रिंसिपल में एक्सपेंस के लिए भी एप्लीकेबल होता है। सपोज द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू एक्सपेंसेस। इफ यू रिसीव एन इलेक्ट्रिक बिल फॉर ₹1,700 or $, under the cash method the amount is not added to the books until you pay the bill। आपका इलेक्ट्रिक बिल आ चुका है, इलेक्ट्रिक बिल आ चुका है और आप अपने अकाउंट में एंट्री कर रहे हो, लेकिन अगर आप कैश बेसिस मेंटेन कर रहे हो तो जब तक आप इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट नहीं करोगे तब तक एंट्री नहीं होगा। बट एक्रूअल मेथड पे जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा आप संगे संग $1,700 का इलेक्ट्रिक बिल का रिकॉर्ड कर दोगे, लेकिन अभी भी आपने उसका बिल का पेमेंट भरे नहीं। इसको मैं आपको अगर अकाउंट बेसिस में थोड़ा दिखाऊं तो आपको अभी समझ में और आ जाएगा। पहले मैं आपको एक्रूअल और कैश दोनों को कंपेयर करके बताता हूँ। ये जो 5,000 और $1,700 का जो हिसाब है उसी को मैं दिखा रहा हूं आपको। पहला केस में क्या हुआ है, एक्रूअल मेथड पे देखो, आपने $5,000 का सेल किया मशीनरी का, इसका जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग क्या होना चाहिए। इफ यू सेल $5,000 वर्थ ऑफ मशीनरी, ठीक है, अंडर द कैश मेथड, एंट्री देखना इसका एंट्री देखो। पहले इसका मैं ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, सेल ₹5,000 मशीनरी, सेल ₹5,000 का एक मशीनरी आपने सेल किया, ये है ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, अगर एक्रूअल मेथड होगा तो क्या जर्नल एंट्री करोगे, टू एक्स, सेल ₹5,000 मशीनरी टू एक्स। अगर एक्रूअल मेथड है तो क्या जर्नल एंट्री होगा, X to sales. हाँ, एक्स अकाउंट डेबिट टू Sales account. सेल्स अकाउंट। इसका लेजर पोस्टिंग क्या करेंगे, इसका लेजर पोस्टिंग क्या होगा, इसका लेजर, दो लेजर होगा। इसका जो लेजर अकाउंट बनाया जाएगा ना, जिसको देख के अकाउंट्स को इजीली मेंटेन किया जाता है, लेजर अकाउंट एक होगा एक्स अकाउंट और एक होगा सेल्स अकाउंट। एक होगा एक्स अकाउंट, एक होगा सेल्स अकाउंट। एक्स अकाउंट में क्या एंट्री होगा, बाई सेल्स। एक्स अकाउंट में होगा बाई सेल्स। जस्ट ऑपोजिट ऐसे पोस्टिंग किया जाता है, स्निग्धा देख, जैसे एक्स टू सेल्स है ना, तो तुम्हें बस क्या करना है, एक्स के अकाउंट में क्या करना है, क्योंकि ये जो है ना जर्नल का ये जो पैटर्न है ना, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये बेसिकली कुछ नहीं बोला है तो ये टू सेल्स है, एक्स टू सेल्स है ना, और ये कुछ नहीं बोला है तो बाई है, मतलब ये बेसिकली यही है, तो ये हो जाएगा बाई सेल्स 5,000। और सेल्स में क्या हो जाएगा, टू
x 2x 2x 5000, है ना। ये हो जाएगा एक्रूअल बेसिस का सिस्टम, ठीक है। ये जो भी पूरा का पूरा खेल हुआ, ये एक्रूअल बेसिस का सिस्टम मैंने आपके सामने कराया। अब आपको मैं बताता हूं कैश बेसिस में। यही सेम चीज अगर आप कैश बेसिस में करते तो क्या होता। तो आपका सबसे पहले तो आपका ट्रांजैक्शन चेंज हो जाता। सेल रुपीज 5000 मशीनरी टू एक्स, रुपीज 5000 मशीन टू एक्स फॉर कैश। ये कैश में ही सेल करते, तो क्या क्या जर्नल एंट्री करते। जर्नल Cash एंट्री to क्या sell. करते हैं, वेरी गुड, कैश टू सेल्स। तो आप जर्नल करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक्स को याद रखने का जरूरत ही नहीं था ना, लेकिन इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि ये 5000 का एंट्री आप तभी कर सकते हो। सपोज ये जो सेल आपने किया था, ये डेट है, आज कितना डेट है, 12 सितंबर, ठीक है। तो सपोज ये डेट है, जर्नल डेट वाइज होता है, ट्रांजैक्शंस भी डेट वाइज होता है। मानो कि ये आज 12 तारीख है, तो 12 तारीख का ही डेट में आपने सेल कर दिया, 12/9/2020। लेकिन ये सेल आपने आज किया तो आप आज ही एंट्री कर दिया। लेकिन जब कैश बेसिस कर रहे हो ना, सेल तो आपने आज किया, सेल आपने 12/9 को किया, लेकिन कैश बेसिस में जब आपको पेमेंट मिलेगा, सपोज आपको आपने सेल कर दिया लेकिन पेमेंट आपको मिल रहा है 29/20 के, मतलब 20 सितंबर को। 12 तारीख का सेल करने से आप 12 तारीख को ही एक्रूअल में एंट्री करोगे, लेकिन कैश बेसिस में आप एंट्री करोगे जिस दिन आपको कैश रिसीव होगा। जैसे कि आप कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हो 5000 टू सेल कर रहे हो 5000, ये एंट्री कब हो रहा है, ये 29 को हो रहा है, जबकि आपका नॉर्मल सेल हुआ था 12 तारीख को। लेकिन कैश बेसिस एंट्री कर रहा है, सिर्फ कैश का एंट्री करेगा, कैश टू सेल्स बोल के, सिर्फ जिस दिन उसी दिन एंट्री करेगा जिस दिन उसका पेमेंट उनको मिल रहा है। इसका लेजर पोस्टिंग भी अगर करेगा तो क्या करेगा, एक क्या क्या लेजर बनेगा, एक कैश का लेजर बनेगा और एक सेल्स का लेजर बनेगा, है ना। लेजर भी कुछ ऐसा बन जाएगा, कैश का लेजर और एक सेल्स का लेजर। कैश में क्या हो जाएगा प्लीज बताना मुझे, कैश टू सेल्स, Buy sells. Two sells. टू सेल्स ना, Yes sir. और सेल्स में हो जाएगा बाई कैश 5000। सर आप लोग डिफरेंस देख पा रहे हो, ये अंडरस्टैंड हो रहा है डिफरेंस, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का जो डिफरेंस है। ये एक्रूअल मेथड मैंने आपको बताया और ये कैश मेथड मैंने आपको समझाया। ये सब आप लोग जब भी जर्नल लेजर सीखोगे तो फटाफट हो जाएगा, जिन्होंने अभी तक सीखा नहीं है और जिसका हो चुका है, ठीक है। दूसरा क्लास में जो लोग पहले कर चुके हो उनका बात छोड़ो, उनको तो पता है ही, ठीक है। तो जिनका हुआ है वो तो समझ रहे हो, जिनका नहीं हुआ है वो भी समझ रहे हो, मैं इतना मान सकता हूँ। मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता, कि आप लोग कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस का पॉइंट समझ में आ रहा है और इसके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये भी समझ में आ रहा है। मतलब दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको क्लियर है कि नहीं है, मुझे बताना। यस सर, क्लियर। मैं और भी कुछ पॉइंट्स एक बार फिर से बता देता हूँ, आई थिंक आपको क्लैरिटी आ रहा है। एक्रूअल अकाउंटिंग कैश बेसिस का, अच्छा सिमिलर वे में, सिमिलर फैशन, जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स का एंट्री किया, सिमिलरली आप इलेक्ट्रिक बिल का जो एक्सपेंस है इसका भी एंट्री कर सकते हो। चलो मैं इसका भी दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिक बिल ने बेचारा क्या गलती किया, इसको भी दिखा देते हैं ना कि अकाउंट्स में एक्रूअल और कैश में क्या फर्क आ जाता है। चलो आपके घर में, जैसे मानो कि मैं कोलकाता में हूँ, तो कोलकाता में मेरा चलो CSC का बिल है, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई, CSC इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। CSC ने मुझे बिल दिया, इलेक्ट्रिक बिल,
₹1270 मेरा घर का बिल आया इस महीने का, ठीक है। 1270 का बिल मैंने इलेक्ट्रिक बिल जमा किया CAC का। तो बिल जमा नहीं किया, तो पहले मैंने जमा तो मैंने कल किया, लेकिन मैंने पहले मेरे को रिसीव हुआ, ठीक है। तो सब अगर एक्चुअल बेसिस है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक बिल रिसीव होता है, जैसे इलेक्ट्रिक बिल रिसीव होता है आप जर्नल एंट्री कर देते हो। क्या एंट्री करोगे? इलेक्ट्रिक बिल रिसीव्ड फॉर ₹1270, क्या जर्नल एंट्री होगा अकाउंट्स में? प्लीज थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बताओ, जिन्होंने जर्नल अभी तक सीखा नहीं, जिनका अगर बाकी है या फिर हो गया, क्लास मिस हो गया, मिल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक बिल रिसीव फॉर ₹1270 जर्नल क्या होगा एक्चुअल बेसिस में? मतलब अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, बताओगे? कोई तो बताओ। इलेक्ट्रिक बिल ड्यू है, क्या जर्नल एंट्री करोगे? If you receive an electric bill for $1,700 under the cash method, the amount is not added in the books of until you pay the bill. However, under the accrual method, the 1,700 is recorded as an expense the day you receive the bill. क्या एंट्री कर लोगे? न्याशीष बॉल, अरिजीत। The cash to bills payable. Cash to bills payable, electric bill payable. देखो आप दोनों एंट्री कर सकते हो एक्चुअल बेसिस में। एक्चुअल बेसिस में 2 एंट्री हो सकता है, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, बट आप ऐसे कर सकते हो। आप दोनों की चीज कर सकते हो। अगर आप कैश नहीं दे रहे हो फिर भी आप ऐसे एंट्री कर सकते हो, कैश नहीं जाता है फिर भी आप ऐसे एंट्री कर सकते हो कि पहले आप तो ये एंट्री करो, इलेक्ट्रिक बिल को ड्यू करना है आपको, इलेक्ट्रिक बिल का ड्यू एंट्री करना है आपको। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस को डेबिट करो टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल। पेबल आपका लाइबिलिटी है तो उसको क्रेडिट करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हो रहा है उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, तो उसको आप क्रेडिट करो। आप इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी, या फिर सिंपल आप इलेक्ट्रिसिटी डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल भी कर सकते हो। मैं कंजम्पशन ऐसे ही लिख लिया, अब इलेक्ट्रिसिटी डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल भी कर सकते हो। और जब आपको पेमेंट करने का टाइम आए तो आप ऐसे कर दो, इलेक्ट्रिसिटी पेबल, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट सी मतलब CAC इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू कैश। अब ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हेलो, इलेक्ट्रिसिटी आपका खर्चा है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपका खर्चा है और ये आपका टू कैश, आपका ये आपका कैश जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी आपका एक्सपेंस है तो इसको डेबिट कर देना। तो पहले ड्यू एंट्री इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल, और फिर आप कैश पेमेंट जब करोगे तो पेमेंट एंट्री, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखो कि इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट आपको करना है, ये आप स्टार्टिंग में ही कर देते हो जिस दिन आपके पास बिल आता है, और जिस दिन आप पेमेंट कर देते हो उस दिन आप ये एंट्री देते हो। लेकिन कैश बेसिस में क्या होगा? कैश बेसिस में सिर्फ यही वाला एंट्री होगा, एक ही एंट्री करेगा, जिस दिन वो पेमेंट करेगा उसी दिन का एंट्री करेगा। मतलब उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है इसका अता पता नहीं चलेगा कैश बेसिस में। कि सपोज आपका इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग है, ये अकाउंट देख के आप पता नहीं लगा सकते। आप बात समझ रहे हो क्या?
मतलब यहाँ पर आपको, आप अगर एक्रोड बेसिस हैंडल कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल, ये इलेक्ट्रिसिटी डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल देख के आपको समझ में आ जाएगा अरे बाबा मेरा इलेक्ट्रिसिटी पेबल बाकी है, ठीक है। लेकिन कैश बेसिस में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट नहीं करते तब तक आप एंट्री नहीं करोगे ना, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग आपको दिखेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो वही तो है अकाउंटिंग सिस्टम का मेथड। तो कुछ स्पेशल कंसिडरेशन है यहाँ पर, एक बार देख सकते हो आप। स्पेशल कंसिडरेशन में the accrual method is most commonly used by companies, particularly publicly traded companies. One reason for the accrual method's popularity is that it smooths out earning over time. मतलब समय के साथ आपको क्या मिलने वाला है ये आपको accrual में मिलता है। It accounts for all revenue and expense as they are generated instead of being recorded intermittently under the cash basis method. Cash basis में सिर्फ जब होता है तभी रिकॉर्ड किया जाता है, बट एक्रुअल में पहले ही रिकॉर्ड किया जाता है, तो आपको एक आइडिया या फोरकास्टिंग हो जाता है कि भाई मेरा यहाँ खर्चा होने वाला है, मेरा यहाँ से इनकम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द कैश मेथड रिटेलर्स वुड लुक एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल इन Q4 as consumers buy for the holiday. सपोज मानो Q4 मतलब ये नवंबर दिसंबर का आसपास का एरिया है, जनवरी फरवरी का, तो उस टाइम पे जो जनवरी फरवरी का टाइम, दिसंबर जनवरी के टाइम पे छुट्टी चलता है, क्रिसमस का टाइम, तो उस टाइम पे हॉलीडे के लिए बहुत लोग हम लोग मनाते हैं, तो उस टाइम पे खर्चा या इनकम होता है। तो क्या कैश बेसिस मेंटेन करने से क्या होगा कि मे बी Q4 में आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखोगे, लेकिन Q1 में आपका प्रॉफिट एकदम नहीं दिखेगा, बिकॉज Q1 के टाइम पे मतलब आपको मान के चलो कि अप्रैल मई के टाइम पे कोई एक्सपेंस वगैरह दिखेगा नहीं, मतलब फ्यूचर फोरकास्ट कुछ नहीं होगा, मतलब आपको कुछ अगर पेमेंट मिलने वाला भी है तो वो भी शो नहीं होगा Q1 में, जो मार्च अप्रैल वाला एरिया है, ठीक है, अप्रैल मई से। लेकिन उस जिस टाइम पे सेल होगा उसी टाइम पे आप बहुत प्रॉफिटेबल दिखोगे, Q4 लाइक दिसंबर जनवरी फरवरी। तो इस कैश बेसिस का प्रॉब्लम यही है कि Q4 में बहुत प्रॉफिटेबल, Q1 पे एकदम प्रॉफिटेबल नहीं, बिकॉज उस टाइम पे हॉलीडे रश खत्म हो जाएगा। तो बोथ मेथड्स हैव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड ईच ओनली शोज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंपनी। दोनों कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाते हैं। जैसे कैश बेसिस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? कैश बेसिस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो कंपनी का कैश को ट्रैक कर सकता है कि कंपनी के पास कब कैश है कब कैश नहीं है, इसका पूरा ट्रैक कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैश बेसिस में मिल जाता है। अंडरस्टैंडिंग बोथ द एक्रूअल मेथड एंड ए कंपनीज कैश फ्लो within the cash method is important when making an investment decision. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के टाइम पे कैश मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो कैश मेथड एज वेल एज एक्रूअल मेथड, दोनों मेथड का अपना अपना प्रॉज एंड कॉन्स है, तो दोनों मेथड से ही बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है। तो सर बताना प्लीज, क्या ये बेसिस ऑफ अकाउंट्स क्लियर है, एक्रूअल कैश, या सर के ऊपर से चला गया? नहीं सर, समझ सर के ऊपर से तो नहीं गया ना किसी को? नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगता है। निशान समझ में आया? निशान हाँ समझ में आया सर। ओके ठीक है। किसी को कोई मन में सवाल चल रहा है इस बेसिस ऑफ अकाउंट्स के बारे में? मैं सोचा था इंडियन स्टैंडर्ड्स भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन आज मुझे नहीं लगता है, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये नोट जो है मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा, ये नोट मैं आपसे शेयर करने के लिए बनाया, तो मैं नोट शेयर करता हूँ आप लोगों से। अगर बाई चांस में भूल जाता हूँ एक बार मुझे व्हाट्सएप में पिन कर दूँ, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो फिर आज का क्लास इतने रखता हूँ। अच्छा निशान, आपको बता दूं मैं कि प्रैक्टिकल क्लास का जो रूटीन है, मतलब अकाउंट्स का प्रैक्टिकल और भी जो क्लास का रूटीन है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है निशान? ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। ओके चलिए बाय। सर एक तो हाँ स्निग्धा, हाँ स्निग्धा दाड़ा, होल्ड कर। अच्छा स्निग्धा दाड़ा, अच्छा बाकी কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবি? किसी को कुछ पूछना है? स्नेहाशीष, अरिजीत तो জার্নাল এন্ট্রিটা কালকে দিচ্ছি বাবু। হ্যাঁ কালকে সানডে আছে, একটু বসার টাইম পাবো, কালকে দিচ্ছি। ठीक है, ओके बाय सबको फिर। बाय सर। ओके बाय। बहुत स्निग्धा बहुत।
হ্যাঁ স্যার অ্যাকচুয়ালি ওই আজকে তুমি বলেছিলে আজকে ওই ইয়েটার মানে টেস্ট পেপারটা ডিসকাশন হ্যাঁ করবে না টেস্ট পেপার ডিসকাস করব বলেছি তো আমি। হোল্ড কর। অ্যাকচুয়ালি কিছু হ্যাঁ বল না। গড়বড় এই টেস্টটাতে না তুমি লিখেছিলে যে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন না, প্রথমে আমি অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনই করেছিলাম ফার্স্ট কোশ্চেনটা। হ্যাঁ মডার্ন অ্যাসপেক্টে আমি প্রথমে করিনি, আমি প্রথমে ট্র্যাডিশনাল মানে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটাই করেছিলাম, তারপর আমি ট্র্যাডিশনালটা করেছিলাম। এবার লাস্ট কোশ্চেনে একদম লাস্ট কোশ্চেনে যখন ওইখানে সেগ্রিগেট করতে হবে না অ্যাকাউন্ট ইয়ে অনেক কিছু মানে বিল্ডিং তারপরে ক্যাশ ওইসব ওইখানে লেখা ছিল যে ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ আর অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন ওখানেও লেখা ছিল। তো তখন ওটা যখন লেখা